तकरीबन 22 साल आर्मी में रहा मैं। और 22 साल करने के बाद में मैं रिटायरमेंट आया 2019 के अंदर। उसके बाद के अंदर मैंने फिर ये बैंकिंग सेक्टर चूज किया और तकरीबन 2 साल मेरे को लगे तैयारी करने में। और 2 साल के बाद में मेरा सिलेक्शन IBPS एज ए क्लर्क से हुआ। मॉक टेस्ट से आप अपने आप को जज कर पाओगे कि मैं कितना धरातल में हूँ, कितना पानी में हूँ, कितना मेरे अंदर अंदर कितना क्या सामान है, वो आप मॉक टेस्ट से ही जज कर पाओगे। चैलेंजिंग तो हर एक बंदे के लिए आता है, क्योंकि बैंकिंग का जो चैप्टर है ना वो थोड़ा सा लेंथी चैप्टर होता है। बाकी किसी भी फील्ड के आप अगर उसे कंपैरिजन करेंगे तो उठो जागो और जब तक मत सो, जब तक हार मत मानो, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी एक बार फिर से। देखिए, हमेशा हम आपके सामने कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटीज को लेके आते हैं जो अपनी सक्सेस स्टोरी हमसे शेयर करते हैं, अपने लाइफ के डिफिकल्टी फेजेस को हमें बताते हैं। हमें ये बताते हैं कि उनकी जर्नी में उन्हें कैसे प्रॉब्लम हुई और कौन कौन सी सिचुएशन उनने देखी जो शायद आप भी देख रहे हैं, लेकिन वो हार नहीं माने और आखिरी में अपनी सफलता जो है वो पा गए। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो एक्स सर्विस मैन है। सर ने पहले डिफेंस में अपना योगदान दिया है, देश की सेवा में योगदान दिया है, और उसके बाद जब सरकार ने उन्हें सेकंड इनिंग का मौका दिया तो सर ने वहां भी अपनी तत्परता दिखाई और हार्ड वर्क के दम पे, मेहनत के दम पे सर ने बैंक में जो है वो सिलेक्शन दिया। आज हमारे साथ सोहन सर हैं। हाय सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। सबसे पहले आप हम सभी को ये बताइए सर कि आप प्रॉपर कहाँ से हैं, आपने सर कौन सी डिग्री करी है सर, कितने टाइम आप डिफेंस में थे सर, और कौन सा एग्जाम अभी आपने क्रैक किया है सर, और कहाँ पे अभी आप पोस्टेड हैं सर? सर मैं बेसिकली राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। और मेरे गांव में ही पढ़ाई हुई थी। मैं 10th करके आर्मी ज्वाइन कर लिया था मैंने। और आफ्टर आर्मी ज्वाइनिंग के बाद मैंने 12th किया। 12th करके मैंने फिर ग्रेजुएशन किया, वो प्राइवेट से किया था मैंने। और उसके बाद मैंने तकरीबन 22 साल आर्मी में रहा मैं। जी। हिंदुस्तान के हर एरिया में मैं डिप्लॉय रहा। और 22 साल करने के बाद में मैं रिटायरमेंट आया 2019 के अंदर, अप्रैल 2019 में। उसके बाद के अंदर मैंने फिर ये बैंकिंग सेक्टर चूज किया और तकरीबन 2 साल मेरे को लगे तैयारी करने में। और 2 साल के बाद में मेरा सिलेक्शन IBPS एज ए क्लर्क से हुआ। और वर्तमान में मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट में ही, मेरे घर के बगल में ही पोस्टेड हूँ, पंजाब नेशनल बैंक में। मतलब करंटली में सर आप IBPS क्लर्क के थ्रू पंजाब नेशनल बैंक में एज अ क्लरिकल पोस्ट में पोस्टेड है सर, राइट? जी सर, जी सर, जी सर। कितना कितना चैलेंजिंग था सोहन सर, 22 साल के बाद आपने कहा कि सर आपने डिफेंस को जो है वो छोड़ा और वापस से आप स्टडी पे आए सर। अपने आप में एक बहुत चैलेंज होता है क्योंकि ऑलरेडी आपके पास खुद का परिवार है, माता पिता है, उनको भी आपको देखना है, फैमिली को भी देखना है सर। कितना चैलेंजिंग था सर शुरुआती के दिन? सर चैलेंजिंग तो बहुत ही ज्यादा था। मतलब मुझे वो दिन याद है कि जब मैं क्लास लेता था तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। मैं कोशिश करता था कि मैं उसको समझूं, बट कुछ सब कुछ ऊपर से जाता था। लेकिन वो ये है कि कंटिन्यू मैं लगा रहा। आपके द्वारा जो मेरे को मोटिवेशन मिलता था, उसके अकॉर्डिंग मैं दिन रात मैंने मेहनत करी और उसका परिणाम आपके सामने है। बिल्कुल सर, और एज अ टीचर हमें बहुत खुशी होती है सर। और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि अगर मेरे पास दो तरह के कैंडिडेट हैं, एक नॉर्मल स्टूडेंट है, एक डिफेंस के सर हैं, तो मैं 100% ये कह सकता हूँ कि हमारे डिफेंस के सर जो है वो सबसे पहले सिलेक्शन ले लेंगे। इसका कारण ये है कि हमारे डिफेंस के सर लोगों को क्लियर होता है कि उन्हें क्यों करना है, उन्हें पढ़ना क्यों है, जी उनके सर। रीजंस क्लियर हैं। और जब आपकी जिंदगी में आपके वाई क्लियर होते हैं तो आपको बस दिशा देनी होती है, बाकी तो अपने रास्ते जो है वो बना ही लेते हैं। सर, जब आपने बैंकिंग बिल्कुल को बिल्कुल। सोचा कि मुझे बैंकिंग की तैयारी करनी है, तो सर चार सब्जेक्ट हम देखते हैं सर, मैथ, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश। नॉर्मली आपने सर ये 10th में पढ़ा था, 12th में पढ़ा था, लेकिन 22 साल की सर्विस के बाद आपने वापस से स्टार्ट किया। पहली चीज तो बहुत चैलेंजिंग रहा होगा, दूसरी चीज आपको इसे ओवरकम भी करना था, आपको इसमें कमांड भी करनी थी। सर कैसे आपने मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए को बेसिक से पढ़ा और कैसे कमांड बनाई सर? उन बच्चों के लिए आपका मैसेज क्या होगा सर जो ये चारों सब्जेक्ट में बहुत परेशान होते हैं और बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं सर? देखो सर, चैलेंजिंग तो हर एक बंदे के लिए आता है, क्योंकि बैंकिंग का जो चैप्टर है ना वो थोड़ा सा लेंथी चैप्टर होता है। बाकी किसी भी फील्ड के आप अगर उसे कंपैरिजन करेंगे तो मतलब मैंने क्या है कि मैथ को है ना, मैथ को मैं शुरू से ही मैंने बेसिक से स्टार्ट किया उसको। हर चीज बेसिक से शुरू की। और फिर उसके अंदर क्या है कि मैंने कनेक्टिविटी और जो परमानेंट वाला जो है ना, एक बीच में रिदम नहीं तोड़ा मैंने। था मुश्किल था बहुत हर चीज के लिए। मतलब नए नए कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। और ऑनलाइन क्लासेस भी ली थी, ऑफलाइन भी मैंने लिया था। और रीजनिंग के अंदर परमानेंट मतलब मैं 3-4 पजल करता था शुरू से। मतलब तो मेरे को ये नहीं पता पजल होती क्या है, बट मैं इंटरेस्टेड था।
और आपके द्वारा जो पजल कराने का जो तरीका था ना, वो कमांड वो मुझे आज भी याद है सर। आप ना, जैसे 5-7 वेरिएबल की जो पजल आती थी, 8-8 वेरिएबल की, और उसके अंदर कैसे कैसे उसको जोड़ना है, कैसे बैठाना है, वो सर बड़ा तगड़ा अच्छा लगा मेरे को। और मैंने उसको मतलब दिन के 6 से 7 पजल करने लगा था। और मैथ के अंदर डीआई पर ज्यादा फोकस रखा मैंने, डीआई से हुआ। और रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश के अंदर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता था, द टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह, द हिंदू, ये दोनों को मैं पढ़ता था। और बाकी जीए तो मतलब अपना आशीष गौतम सर का मैंने वो जीए पढ़ा था उनसे, उसे भी पढ़ा था ज्यादातर। और फिर न्यूज़पेपर वगैरह से कुछ जो मेन मेन हेडिंग होता था उसको मैं नोट करता था। सर जैसे इंग्लिश सर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो, जैसे बहुत सारे हमारे देश में सर स्टूडेंट जो है वो हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं सर, और उनका ये जी सर, जी बहुत सर। हमेशा एक सवाल होता है कि इंग्लिश सर हमें बहुत दिक्कत आ रही है समझने में, बहुत दिक्कत आ रही है सीखने में सर। आपने इंग्लिश को जी बिल्कुल स्क्रैच से कैसे स्टार्ट किया सर? और वो बच्चे जो लगातार ये कंप्लेन करते हैं कि सर हम हिंदी बैकग्राउंड से हैं सर, हमें सीखने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं सर, उनको आप कैसे क्या मैसेज देंगे सर कि इंग्लिश को आप किस तरह से आप पढ़िए? सर, इंग्लिश के अंदर न्यूज़पेपर को ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करना पड़ेगा। जितना न्यूज़पेपर अपन पढ़ेंगे ना, उससे अपने को कुछ ना कुछ डेली मतलब वो मिलेगा। एक तो उसके अंदर जो ये अपना उसका आता है, फाइनेंशियल वाला आता है, एक वो आर्टिकल्स आता है, उसको देखोगे आप तो उसमें ये भी अपडेट होता रहेगा, और आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग होती रहेगी सर उससे। राइट सर, राइट सर। न्यूज़पेपर पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा सर। बाकी एक जो उसमें पैराग्राफ वगैरह आते हैं, उसी के अंदर से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इतना कुछ नहीं है सर। तो आप कंटिन्यू करोगे तो हो जाएगा सर। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा अगर न्यूज़पेपर पढ़ने की अगर आपकी हैबिट है तो वो आपको हाँ फायदा जी सर, करेगी। बिल्कुल 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 सर। ये लैंग्वेज सर जैसे हिंदी है वैसे ही वो है, वो ज्यादा कोई टफ नहीं है इतना। सर करंट अफेयर जैसे सर हम जानते हैं कि बहुत वास्ट आता है। अब सर जी सर, जनरली टीचर गाइड करते हैं कि एटलीस्ट 6 महीने की करंट अफेयर आपको आनी चाहिए, लेकिन जी सर सर, जी बहुत लोगों को नहीं समझ में आता कि जीए की एग्जैक्ट जो है वो कितना पढ़े, कैसे पढ़े। आज मोदी जी यहाँ है, कल वहां पहुंच गए, फिर परसों वहां पहुंच गए, वो जहां जहां जा रहे हैं नई सर। न्यूज। जीए का मैं बताता हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन आया था जो मतलब मुझे आज भी याद है। एक वो पूछा था उन्होंने, उस टाइप का कोई क्वेश्चन जो मैं रात दिन पढ़ता था, लेकिन वहां वो 4 ऑप्शन से मेरे को क्लियर नहीं हुआ। तो जीए का कोई सिस्टम ही नहीं है, जीए पता नहीं कहाँ से उठा के पूछ लेंगे। लेकिन मैं आशीष गौतम सर, शायद आप जानते होंगे उनसे, आप उनके साथ काम किया आपने। उनका जो जीए पढ़ाने का तरीका था ना सर, मैं वास्तव में मैं उनका बड़ा फैन हूँ। उन्होंने भी है ना, उनके वो जो क्वेश्चन जो पढ़ाने की जो कला थी वो मेरे मतलब कानों में गूंजती थी एग्जाम हॉल के अंदर। तो उन्होंने अच्छा पढ़ाया सर जी। मैं उसे उनसे भी बहुत कुछ सीखा। और फिर है ना, आप जी की कोई बुक नहीं है सर, आप ये नहीं मतलब कह सकते कि उस बुक से पढ़ लो आप जी, वो नहीं है। जो है वही है बस। सर सोहन सर जनरली हमने देखा है सर कि प्रीलिम्स और मेंस में बहुत अंतर होता है सर, और जी सर, जी सर, 50 में होता है सर। बहुत सारे बच्चे सर प्रीलिम्स और मेंस का अंतर नहीं समझ पाते सर। और एक डेटा के अकॉर्डिंग सर 70 से 80% बच्चे प्रीलिम्स तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन मेंस जी नहीं सर। क्लियर कर पाते सर। मेरा आपसे सवाल है सर कि आपने मेंस की तैयारी कैसे करी, स्पेशली जो मैथ्स के हाई लेवल क्वेश्चन है, जो इंग्लिश के हाई लेवल या जो रीजनिंग के हाई लेवल क्वेश्चंस है, इनकी आपने तैयारी कैसे करी सर? और वो बच्चे जो मेंस में परेशान होते हैं उनको आप क्या संदेश देंगे सर? सर मेरे को प्री का तो डर रहा ही नहीं। मेरा मेरा पहला एग्जाम जो था ना, वो मेरा प्री क्लियर हो गया था। तो मैंने मतलब प्री को देखना ही बंद कर दिया था, क्योंकि प्री में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, और मेंस में आते हैं वही क्वेश्चन क्वेश्चन वही होता है, वो घुमा फिरा के लेंथी क्वेश्चन बन जाता है। तो मैथ के अंदर डीआई पर फोकस रखा। और डीआई भी मतलब वेरिएबल वाइज डीआई आती थी, डीआई भी 5 से डीआई आती है मैथ के अंदर तो। और रीजनिंग में ये आ जाती है पजल। तो उसके अंदर भी रीजनिंग भी मतलब कई टाइप की रीजनिंग आती है। तो ये एसबीआई का जो मेंस का जो पेपर आता है ना, वो तो रीजनिंग वाले पेपर पता नहीं कौन से सर क्या किस हिसाब से बनाते हैं, कुछ समझ में नहीं आया आज तक भी। अच्छे अच्छे धुरंधर उसमें फेल होते थे। लेकिन जितना ज्यादा पजल्स में आप कमांड हासिल कर लोगे ना, और मैथ में डीआई में, आपका सिलेक्शन इजी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, और ये चीज हम हमेशा कहते भी हैं कि आप जितना वो टॉपिक जो मेंस में ज्यादा पूछे जाते हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे चीजें आपकी क्लियर होंगी। बिल्कुल सर। मतलब रीजनिंग का तो पजल का आपका जो तरीका है ना, वो वास्तव में आज भी याद है, वो जो आपके वो कानों में गूंजती है वो बातें आज भी। तो रीजनिंग रीजनिंग वास्तव में मजा आया सर आप वाले। आज भी मैं कभी कभार जब कभी बोरिंग होता हूँ ना, तो देखता हूँ आप वाला, वो एक बार देख लेता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है मेरे सर अगला सवाल मेरा रीजनिंग पे ही था सर कि जैसे आप सर डिफेंस में थे सर, और जब आपने वापस आके किताब खोला सर तो आपको रीजनिंग एक नया सब्जेक्ट मिला होगा सर। सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मतलब मैं सोच रहा था ये हो क्या रहा है।
फिर मैंने छोटे लेवल की रीजनिंग मतलब वो पजल स्टार्ट करी। तो दो एक दो वेरिएबल की, दो वेरिएबल की थी, वो तो मेरे से इजी बन गई। फिर मैंने तीन वेरिएबल की ली, चार वेरिएबल की ली, फिर वो पांच पांच छह छह सात सात, वो मतलब प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। जिससे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना इजी होता जाएगा। फिर वो मतलब एक आदत में शामिल हो जाता है कि जब तक आप चार पांच डीआई और चार पांच पजल नहीं करोगे ना तो नींद में नहीं आती थी। बाकी बाकी लड़के हैं ना, थोड़े से जो बच्चे होते हैं ना, वो तो क्या, अब तो हम तो सर उस उम्र को पार कर लिया था हमने। तो बाकी लड़के क्या थोड़ा जल्दी थकान महसूस करने लग जाते हैं। सर मुझे याद है मैं रात के 3-3 बजे तक पजल और डीआई करता था। और सुबह 7 बजे से 5 बजे से आशीष सर की क्लास शुरू होती थी। नहीं, उनकी 7 से होती थी, बाकी 5 से शुरू हो जाता था। अलग अलग प्लेटफॉर्म में सर पढ़ाने के बहुत, मैं सभी को देखता रहता था। लेकिन रीजनिंग मैंने ज्यादातर आपके ऊपर फोकस किया था। जी सर। सर एक आज के युवाओं में एक सर ये हमने प्रॉब्लम देखी है सर कि सर बहुत जल्दी एक तो उनका फोकस नहीं लग पाता सर, और अगर वो जी सर, जी फोकस पढ़ाई में करते भी हैं तो बहुत ज्यादा देर तक नहीं कर पाते सर। और हम सर। उन्हें ये समझाते हैं कि एज अ टीचर हमारा ये दायित्व है, हम उन्हें समझाते हैं कि सर आप अभी जिस एज में हो गोल्डन पीरियड है, आपके ऊपर कोई जी सर, जिम्मेदारियां नहीं है, और अभी अगर आप अपना जीवन संवार लोगे तो शायद जिंदगी भर अपने आप को आप थैंक यू बोलोगे। सर बिल्कुल बिल्कुल। आपने जब ये चैलेंज सर लिया कि मुझे बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी है, जैसा मैंने कहा कि सर आपकी खुद की फैमिली है, माता पिता है, उनको भी आपको हैंडल करना है, वो एक अलग ही दिमाग में प्रेशर होता है सर। और उसके जी बाद सर, आपका एक अपना रूटीन भी है सर, जॉब का भी एक रूटीन है, उसके बाद बिल्कुल सर। आपको तैयारी भी करनी है सर। कैसे सर आपने वो रूटीन बैलेंस किया सर? कैसे वो स्ट्रिक्ट रूटीन आपने अपना बनाया सर? और कैसे आपने वो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ अपना ये सिलेक्शन सर क्रैक किया? सर मैं बताता हूँ आपको, तो नए लड़के हैं ना, एक तो क्या है कि वो मतलब एक जगह से कंसंट्रेशन नहीं हो पाते। मतलब उनका अलग अलग फील्ड में दिमाग लगाते हैं वो। अब मैंने, मेरे साथ की जो बंदे आए थे ना, उन्होंने अलग अलग, किसी ने कुछ भरा, किसी ने कुछ फॉर्म, मैंने तो एक ही दिमाग में सेट किया था, नौकरी करनी है तो सिर्फ बैंक की करनी है और कहीं करनी ही नहीं है। ये दिमाग में सेट कर लिया था सबसे पहले तो। माइंड में मैंने ये सेट कर लिया था कि मुझे जाना तो सिर्फ बैंक में जाना है, नहीं कहीं मैं नौकरी भी नहीं करूंगा। फिर ठीक है। फिर मैंने मतलब मैं ये सोचा कि मैं जाऊं तो बैंक में कहाँ पर तैयारी करूंगा, क्या करूंगा, तो मैं जयपुर चला गया था। जयपुर के अंदर एक ऑफलाइन कोचिंग मैंने अटेंड करी थी, एमजीआई करके था, हरिंदर सर थे वहां पर। तो उस टाइम में नहीं जानता था कि कैसे मतलब ऑनलाइन भी क्लासें होती है, क्या होती है, वो धीरे धीरे वहां जाने से पता चला। फिर उसके बाद में वहां का टाइम टेबल था 7 बजे से क्लास शुरू होती थी। तो सर उससे पहले मतलब हमको जगना भी है, खाना भी बनाना पड़ता था। वहां कोई फैमिली नहीं थी, हम दो बंदे थे रूम पार्टनर, रूम ले रखा था। तो वहां पर हम मतलब सुबह 5 बजे उठते थे, 5 बजे उठ करके अपना नॉर्मल जो तैयार चूर होने वाला काम था। और उससे पहले जो आज जो दिन में पढ़ाएंगे उसके बारे में थोड़ा बहुत देख के जाते थे। 7 से 11-12 बजे तक कोचिंग होती थी। वहां से फिर पैदल आना, 3 किलोमीटर पैदल जाते थे, पैदल ही आते थे। पैदल आकर के सबसे पहले वो जो पढ़ाया है ना उसको रिवीजन करते। उसके बाद में खाना खाते थे। फिर 1 घंटा समथिंग दिन में थोड़ा बहुत रेस्ट हो पाता था। फिर वापस लग जाते। फिर सर रात का पता नहीं था, न कोई टाइम टेबल था। जब तक वो उतनी पजल, उतनी डीआई, उतना वो नहीं हो पाएगा ना, तब तक नहीं सोते थे। अब जैसे कि नया लड़का है, बच्चा है, वो थोड़ा वो 10-11 बजे के आसपास में थकान महसूस कर जाता है। हम तो सर थकान महसूस करी नहीं कभी। रात के 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 बजे थे हमारे। ये है सर। नहीं नहीं सर, वाकई मैं इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करूंगा सर। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अगर मेरे पास दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक नॉर्मल और एक डिफेंस के सर हैं, तो मैं हमेशा बेट लगाऊंगा डिफेंस के सर पे हमारे। क्योंकि जो एक सर आपने जो एक सर 22 साल का जो एक देश की सेवा करी है ना सर, उसका जो डिसिप्लिन आपके अंदर भरा हुआ है ना सर, वो हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है सर। जैसे आपने कहा कि आप सुबह 3 बजे तक आप पजल सिटिंग पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप 5-6 बजे वापस स्टडी करना स्टार्ट कर दिए, तो ये अपने आप में सर बहुत बड़ा मोटिव, मतलब आप मानिए सर कि आज की युवा जनरेशन ये 3 बजे तक स्टडी, शायद ही 10 में से कोई एक विरले होंगे सर जो 3 बजे तक कर रहे बहुत होंगे। मुश्किल, और मुश्किल हो पाता है सर। बच्चों से नहीं हो पाता, आजमानों से बहुत थोड़ा मुश्किल होता है हमसे। हाँ हाँ फिर मतलब तो हमने तो ये, किसी ने कुछ बोल दिया था ना तो कि मतलब तू क्या बैंक में लगेगा क्या, कभी लग भी नहीं सकता कुछ, मतलब वो बातें मोटिवेट, उसे मुझे मोटिवेशन नहीं मिला उनसे, मैं उनसे डिमोटिवेट नहीं हो पाया। जबकि कई बच्चे मतलब किसी के कुछ कहने से थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ। मैंने तो ये धारणा कर ली थी, ये सोच लिया था, माइंड सेट कर लिया था कि अब तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा। पर आदमी जो जैसा मन में सोच लेता है ना वैसा सर हो जाता है, ऐसी बड़ी बड़ी बात नहीं है, असंभव नहीं है। सर अगला सवाल मेरा सर क्रिटिसिज्म पे है सर। जी सर, जी। क्रिटिसिज्म एक ऐसा वर्ड है सर जो हम जिंदगी के हर फेज में सुनते हैं सर। मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि आप पीओ बन गए तो उसके बाद आपको क्रिटिसिज्म सुनने को नहीं मिलेगा।
ये आप मिलेगा सर, वो कितने तो मिलेगा, वो तो कंफर्म मिलेगा। जितने भी आप बड़े पद में पहुंच जाए, कितने भी छोटे हैं आप, आपको हमेशा कोई ना कोई ताना मारने वाला होता है सर। लेकिन हमें ये ज्यादा तब रियलाइज बिल्कुल होता है होता है सर सर। जब हम स्टूडेंट होते हैं। स्टूडेंट होने पे सर होता क्या है कि हमें किसी ने भी कुछ बोल दिया कि देखो 6 महीने हो गए तैयारी को, अब क्या हुआ, 8 महीने हो गए तैयारी को, अब क्या हुआ, तो हम सर बहुत ज्यादा दिल पे लगा लेते हैं। और सर आप यकीन मानिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इन बातों को सुन के डिमोटिवेट हो जाते हैं सर। उनको लगता है कि अब मैं आगे नहीं कर पाऊंगा। आई एम श्योर ऐसी सिचुएशन सर आपने भी देखी होगी, हम सभी ने देखी है सर। तो आपने सर मेरे पर भी आई है सर वो सच। तो आपने सर ये मेरे पर आई है, सिचुएशन मैं कैसे बताऊँ टैकल आपको। किया सर? और वो बच्चे जो इन सिचुएशन से परेशान हो जाते हैं, उनको आपका क्या संदेश होगा सर? देखो सर, हर पेरेंट्स की एक रिक्वायरमेंट होती है। छोटे बच्चे के लिए बोल रहा हूँ मैं, जो अंडर 25 है उनके लिए। मेरे लिए तो क्या, पेरेंट्स नहीं बोलने वाले थे क्योंकि मैं तो करके आया था ऑलरेडी। तो क्या है कि पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे बच्चा बाहर है, साल 2 साल हो गए उसको, तो रिजल्ट मांगते हैं। पेरेंट्स भी मांगेंगे, रिलेटिव भी मांगेंगे, और उसके फ्रेंड्स भी मांगेंगे। अब उसमें क्या होता है कि अगर बच्चा सक्सेस नहीं हो पा रहा है, साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल भी लग जाते हैं, बच्चे को 5 5 साल भी लग जाते हैं सर, मैंने देखे हैं बच्चे से। तो उसको वो फिर थोड़ा डिमोटिवेट वाला मिल जाता है, कोई ना कोई बोल देता है तेरे को 5 5 साल हो गए, क्या कर रहा है तू वहां पर। तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना सर, उससे कुछ ना कुछ सीखना है उसको, मतलब फिर गहराई में जाना है उसकी, कि मतलब मैं कहाँ पर कमजोर हूँ, मैं किस फील्ड में कमजोर हूँ, मैंने मतलब ऐसी मेरे में क्या कमी रह गई जिसकी वजह से मैं इसको हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। उसके ऊपर फोकस लगाना चाहिए, ना कि उनकी बातों में लगाना चाहिए। वो भी सही बोलते हैं, कोई गलत नहीं बोलते। हालांकि कुछ एक आधा होता है जो कि गलत भी बोलता है, ताना भी मारता है। ये तो लाइफ में चलता ही रहेगा सर। आज मैं वहां पर बैठा हूँ टेबल पर, तो भी कोई ना कोई कस्टमर ऐसा आ जाता है कि वो सुबह सुबह आकर के पूरे दिन की ऐसे कर जाता है। कोई वो बड़ी बड़ी बात नहीं है, ये तो लाइफ का पार्ट है एक। उसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। तो ये तो कितना बोलेंगे सर, बोलने वाला का काम ही बोलना है। कितना सोहन सर, लाइफ अभी आपकी चेंज हो गई सर जब से आप बैंक में लगे सर, और एक स्टेबल पोजीशन पे आप पहुंच गए सर। कितना बदलाव आपको देखने को मिला सर जब से आपने बैंकिंग ज्वाइन किया सर? सर एक तो मैंने मतलब बदलाव में सबसे बड़ा वहां पर बैंक में पेशेंस का बड़ा रोल है। मतलब मैं कस्टमर को भी बोलता हूँ कि थोड़ा बहुत पेशेंस, कुछ लोग क्या है कि आज के टाइम में युवाओं को है ना, पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया सर, और वो मैंने बहुत ज्यादा हासिल कर लिया। अब हर आदमी को जल्दी होती है, कभी कभार सर्वर की प्रॉब्लम आ जाती है सर, कभी कुछ इश्यू आ जाता है। अब आज के बच्चे को, आज के युवाओं को, आज के किसी को भी जल्दी कर दो काम, बस 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। तो वो थोड़ा सा वहां पर ये देखा है कि हाँ, पेशेंस रखना चाहिए आदमी को। और रही बात टाइम टेबल का, बड़ा अच्छा सिस्टम हो गया। पहले क्या है, कोई टाइम टेबल नहीं था, कब उठ रहे हैं, कब पढ़ रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं। आर्मी के अंदर भी था तो वहां का भी कोई टाइम टेबल नहीं था। अब यहाँ पर एक टाइम शेड्यूल हो गया, ठीक है, इतने बजे जाना है, इतने बजे पहुंचना है, इतने बजे वापस आना है। वो अच्छा हो गया है सर हम लोग जब नोटिफिकेशन देखते हैं सोहन सर, जब आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आता है, तो बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं सर। ये पर्क्स आपको मिलेंगे, ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ये वाले बेनिफिट्स आपके ऐड होंगे। तो सर क्या ये केवल नोटिफिकेशन नहीं दिया होता है सर, या कुछ सच्चाइयां भी होती हैं इसमें? आता है सर। देखो पेड अलाउंसेस में तो कोई इश्यू है नहीं सर। अब वर्क बैलेंस में, वर्क में तो देखो सर, आप सारा ही काम करना होता है। कोई मैं ये बोल दूं कि मैं ये काम नहीं करूंगा, ऐसा ना का तो कुछ। खैर मैं तो वैसे भी पिछला जो मेरा रहा है, वो तो मैं नाक का तो मेरे में कोई कोई है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर। बाकी काम तो देखो करना ही पड़ेगा सर। आप जहां पर रहोगे, अगर आपने अपनी इमेज अच्छी बनानी है, तो आप अपने स्टाफ के साथ में एक्स्ट्रा वर्क करोगे, थोड़ा एक्स्ट्रा करोगे, तो भी आपकी अच्छा बनोगे आप। बाकी ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ करके नॉर्मल काम किया अपना, मैं मुझे पता नहीं है, ये आप कस्टमर को भी नहीं बोल सकते, स्टाफ को भी नहीं बोल सकते। कस्टमर आएगा, हजार क्यूरी पूछता है, उसको आपको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। काम ही अपना यही है सर। और सर कई लोगों का ये भी स्टेटमेंट होता है कि यार बैंक में काफी वर्क होता है, काफी बैंक में प्रेशर होते हैं, काम जो है वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब जी। कभी कभी ऐसा कि, तो सर इस पे आपके क्या एक तर्क है सर? सर मैं बताता हूँ, देखो काम सभी में है, लेकिन पहले, सबसे पहले तो अपने आप को पॉजिटिव और हंसमुख रखना चाहिए। अगला कस्टमर आएगा, पता नहीं कितनी जगह से परेशान हो क्या रहा है, किस जगह से आ रहा है, क्या उसकी कंडीशन है, वो हम जज नहीं कर पाते। बट क्या होता है कि वो अपने को जज कर लेगा। अपन अगर उसकी तरह हो जाएंगे तो फिर 2 मिनट के अंदर ही बात बिगड़ जाएगी। तो अपने को इतना खुश रखना है, इतना पॉजिटिव रखना है कि उसकी बात में उसकी हमें हाँ मिलानी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो एक कस्टमर टूटेगा, दो टूटेंगे, धीरे धीरे चार टूटेंगे, तो अपना ही नुकसान है उसके अंदर। मैनेजमेंट भी कोई एक्सेप्ट नहीं करता सर, बैंक का नुकसान कोई नहीं चाहेगा। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा बैंक आगे ग्रोथ करे। ये है सर। सर एक एक चीज और सर, कि जो हम लोग हायरार्की सर देखते हैं जनरली, जैसा एज अ टीचर हम लोग बताते हैं कि देखो, पहले आप क्लर्क बनोगे,
फिर आप एएम पे जाओगे, फिर आप एसएम पे जाओगे, फिर आप ऐसे ग्रोथ करोगे, और वो डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, और एक टाइम जोन का भी मैटर करता है सर। क्या ये वाकई सर आपका एक टाइम ड्यूरेशन तो होता भी है, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है सर, तो आपकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है बैंक के अंदर? बिल्कुल होती है सर। मैं ये कह रहा हूँ सर कि जैसे मान लीजिए मैं अभी मैनेजर हूँ सर, जी और सर। सीनियर मैनेजर होने में सर मान लीजिए एक नॉर्मल जो क्राइटेरिया होता है वो 5-6 साल या 8 साल का होता होगा सर। जी सर। जी लेकिन सर। अगर जी मेरी सर। परफॉर्मेंस काफी अच्छी है सर, तो मेरे ग्रोथ होने के चांसेस पहले भी हो सकते हैं। ज्यादा होते हैं सर। एक जेआईबी और सीआईबी एग्जाम होता है, वो अगर आप क्लियर कर लेते हैं और बाकी एग्जाम लगता है, आप सीनियरिटी में आ जाओगे तो आप बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाओगे। सोहन सर, मॉक टेस्ट की भूमिका आप कितनी इंपॉर्टेंट मानते हैं सर? और एक स्टूडेंट जो एक तैयारी कर रहा है बैंक की सर, उसके लिए मॉक टेस्ट कितना जरूरी है देना सर? मैं सब कुछ जानता हूँ, ये मुझे कुछ नहीं पता। जब मैं एग्जाम दूंगा, मॉक दूंगा, तो मॉक का जैसे सबमिट होगा तुरंत मेरा रिजल्ट सामने आ जाएगा कि ये आपके है, आपने ये इतने अंक हासिल करे, जो भी इतने मार्क्स आपको मिले। मॉक टेस्ट से ही आदमी आगे बढ़ेगा। मॉक टेस्ट के बिना कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकता बच्चा। जितना मॉक देगा, दिन के तीन तीन दो दो तीन तीन मॉक देना चाहिए। और मॉक को मतलब प्रीलिम्स के अंदर तो चार चार पांच पांच देना चाहिए। ये आपका स्पीड आएगा, आपकी एक्यूरेसी आएगी, और आप ज्यादा अच्छा कर पाओगे बाकियों से, मॉक से। बिल्कुल, एज अ टीचर हम हमेशा बोलते भी हैं सर कि मॉक टेस्ट आपको रेगुलर देना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल देना मॉक चाहिए टेस्ट सर। सेकंड टीचर है। अगर अर्पित सर आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं तो उसके बाद दूसरे टीचर डायरेक्टली मॉक ही है, इमीडिएट आपको मॉक बता देंगे कि आपने रीजनिंग में आप कितना हाँ अपने जी, आप को हम जज जब भी करेंगे, अपने आप को हम जज जब भी करेंगे जब हम मॉक देंगे। और बिल्कुल। मॉक भी एकदम शांत, फोन को एकदम वो फ्लाइट मोड में करके मॉक देना है कि बीच में आपको कोई फोन ना आए, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। एकदम आराम से मॉक देना है। राइट सर। और मॉक देने के बाद में बात की प्रकृति, अब आपको मैं प्रतिक्रिया बताता हूँ। मॉक देने के बाद में ठीक है, जो आपकी क्वेश्चन राइट हो गए, ठीक है। अब आपके जो क्वेश्चन रॉन्ग है उसके ऊपर आपने फिर फोकस लगाना है कि मैंने गलती कहाँ पर करी है और मैं इसमें सुधार कैसे करूँ। तब मॉक देने का फायदा है। ठीक है, मॉक दे दिया, आज क्वेश्चन जो सही हो गए मेरे, 100 में से 70 मार्क्स आ गए, 30 गए, 30 गए तो क्यों गए, वो 30 पर फोकस लगाना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये चीज हमेशा हम बोलते भी हैं एज अ टीचर, हम यही कहते हैं कि अगर आपने 100 का आपका पेपर है, आपने 60 नंबर लाए हैं, तो 60 नंबर आपका टैलेंट है। आपको फोकस करना चाहिए वो बचे 40 नंबर पे जो आपसे 40 कम नंबर हुए पर हैं, फोकस। ताकि बिल्कुल बिल्कुल। कल जो आप मॉक दें तो आप मेक श्योर करें कि वो जो 40 नंबर के कॉन्सेप्ट की एरर है वो अगले मॉक में तो ना हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। इससे आपके नंबर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं सर। जब बिल्कुल हम बिल्कुल, हाँ उसी में इंक्रीज होगा सर। उसमें हाँ उसी में सर, आपका बेनिफिट होगा। बिल्कुल वो एक रास्ता है सर, मतलब बहुत जरूरी है, उससे ग्रोथ पाने का बहुत एक अल्टीमेट रास्ता है सर वो। बिल्कुल बिल्कुल सर। सोहन सर, जब हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं है कि हर एक एग्जाम क्लियर हो जाए सर। मान लीजिए हमने एग्जाम दिया सर, हमारा प्रीलिम्स जो है वो नहीं क्लियर हुआ। मान लीजिए जी सर। एग्जाम दिया, हमारा मेंस नहीं क्लियर हुआ सर। और जी सर। सर इससे क्या होता है कि हमारे मन में ना सर अलग अलग शक पैदा हो जाते हैं कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मेरे अंदर वो काबिलियत है कि नहीं है। लगातार दो बिल्कुल। तो प्रीलिम्स नहीं ये होता है सर, निकले। अब ये मेरे साथ भी होता था। 2019 में मैंने पेपर देना शुरू किया था। तो मेरा मेरा पहला प्रीलिम था एसबीआई का। तो मैंने क्लियर कर लिया, मेरा मेंस रह गया। फिर आईबीपीएस का आया, आईबीपीएस का प्रीलिम्स हो गया, मेंस रह गया। फिर आरआरबी का आया, आरआरबी का प्रीलिम्स हो गया, मेंस रह गया। फिर दोबारा एसबीआई का आया, एसबीआई का प्रीलिम्स हो गया, मेंस रह गया। पांचवा पेपर था जो मेरा क्रैक हुआ था। तो सर ये जो बीच के जो ये ऐसा फेल्योर देखो। के जो फेल्योर के दौर होते हैं सर, इसको कैसे, मतलब बहुत सारे बच्चे टैकल ही नहीं कर पाते, उनको लगता है कि नहीं अब तो मेरे से नहीं हो सकता, मैं लगातार हार रहा हूं, मैं गिव अप कर देता हूं सर। तो नहीं कैसे सर, होता है उस दिन, उस सिर्फ वो कुछ देर के लिए होता है। मैं कुछ देर के लिए करता था, मेरे को भी होता था। मैं आता था, रूम बंद कर लेता था। मैं जयपुर में रहता था। रूम बंद करके, अंदर से बंद करके, किसी से बात नहीं करता था, फोन को ऑफ करके सो जाता था। नींद तो नहीं आती थी, लेकिन टेंशन होती थी कि मेरा पेपर आज रिजल्ट आना था, मेरा नहीं हो पाया। लेकिन फिर मैं उसके साथ डबल मेहनत से जुटता दोबारा। ये मतलब मैं थोड़ा एक दो घंटे में थोड़ा उसका पश्चाताप होता, दुख भी होता। लेकिन उसके बाद में फिर डबल मेहनत से मैं एकदम उसमें लगता है कि मेरी कमी कहाँ रह गई। मेरी कमी देखता और उसमें फिर सुधार करने की कोशिश करता। तो मैं पांचवें पेपर में मेरा क्लियर हुआ। फिर भी थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स लगे हैं, इसलिए क्लियर हो नहीं। लोगों के पांचवा भी नहीं हो पाते, कहीं के पहले पेपर में भी हो जाता है सर। ऐसी बड़ी बड़ी बात नहीं है, अलग अलग बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं नहीं सर, ये आपने बहुत सटीक लाइन बोली है सर कि भाई टेंशन तो सभी को होती है, लेकिन मैं जब दोबारा तैयारी स्टार्ट करता था तो एक डबल एफर्ट लगा के करता था। डबल एफर्ट्स के साथ करता था हाँ, सर। जो कि सर बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ये मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ ना सर, ये वो क्वेरीज हैं जो लगातार बच्चों की मेरे पास आती हैं।
और जी ये जी जो मैंने नया इनिशिएट किया है, ये इसीलिए किया है कि वो सारे हमारे सर लोग जो ऑलरेडी बैंक में पोस्टेड हैं, मैं ये जी सवाल जी डायरेक्टली सर लोगों से करूंगा, क्योंकि सर का तो एक्सपीरियंस ऑलरेडी रहा ही है। तो अगर जी सर जी लोग अपने मुखार बिंदु से बताएंगे तो आप लोगों को ज्यादा क्लैरिटी होगी कि वो दौर सर ने भी देखा है, सर ने भी वो सिचुएशन महसूस करी है, और सर भी उससे निकले हैं, और उनको ये मालूम था कि नहीं यार, करना तो यही है, और इसलिए उठना है, दोबारा करना है, और अपना बेस्ट स्कोर करना है। तो उसके लिए सर जी बहुत जी। बहुत शुभकामनाएं आपको सर, सबसे पहले। थैंक यू सर, थैंक यू। एक सर बहुत जैसे आज मैंने जितने भी सवाल आपसे पूछे हैं सर, लगभग आपने बहुत क्लैरिटी से इनके आंसर किए हैं सर। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगा सर, इस समय लगभग बच्चे जी हमें सर। देख रहे हैं, सभी ये जानना चाहते हैं कि वो सोहन सर की कौन सी स्ट्रेटेजी थी जिसके बिहाफ में सोहन सर का एग्जाम जो है वो क्लियर हुआ। सोहन सर हमें क्या गाइड करेंगे कि नहीं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, इस साइड मत जाना, ऐसे कर लो, ये तरीका अपना लो, तुम्हारा भी सिलेक्शन जो है वो कम से कम जो है वो समय में हो जाएगा। सोहन सर। देखो सर, क्या होता है कि हर बच्चे की ये धारणा और ये भावना और ये मन करता है उसका कि मैं पहले ही एग्जाम के अंदर एग्जाम को क्रैक कर लूं। होते हैं कई बच्चे जो कि फर्स्ट एग्जाम के अंदर भी क्रैक कर लेते हैं। कईयों के 2 में, 3 में, 4 में, 5 में नहीं हो पाते, प्रीलिम्स हो गया, मेंस रह गया, किसी भी 1 नंबर से रह जाता है तो उस बच्चे को दुख होता है। लेकिन अब अलग अलग बच्चे की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है सर। मैं मेरे लिए बताता हूँ। सबसे पहले आपने बैंक के अंदर मैथ और रीजनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि ये ज्यादा सबसे ज्यादा हार्ड वाले टॉपिक माने जाते हैं। जी कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, इंग्लिश भी कोई ज्यादा इतना इतना नहीं है। अब मैथ के अंदर क्या करना है आपने, मैथ में बेसिक से शुरू करना है। बेसिक अगर आपका कमांड अच्छी है ना, तो आपने डीआई पर फोकस करना है। डीआई में आपने कमांड हासिल कर ली, डीआई भी अलग 3 3 4 4 वेरिएबल की डीआई है, आपने कमांड हासिल कर ली, तो ज्यादा मार्जिन जो होता है वो डीआई का होता है मैथ के अंदर। रीजनिंग के अंदर पजल्स मायना रखती है। पजल्स के अंदर आप छोटी लेवल की पजल स्टार्ट करके बड़ी लेवल की पजल में जाओ, और पजल को जितना आप करोगे ना, दिन की 4 4 5 5 पजल करोगे, बड़ी लेवल की पजल करोगे, तो इजी हो जाएगा। और मॉक टेस्ट बड़ा मायना रखता है सर इसके अंदर। मॉक टेस्ट आपका मतलब ये पर डे आपने ये करना है कि खाना खाऊंगा 2 घंटे का, आज एक मॉक तो मैं मेंस का दूंगा ही दूंगा। पर डे आपने, पर डे नहीं तो 2 दिन में तो एक मॉक देना ही देना है। और संडे के दिन उन पर सब पर एनालाइज करना है आपने बैठ करके कि मेरी कमी कहाँ रही, मेरे इतने मार्क्स कटे तो क्यों कटे। कटे तो उन कटे वाले मार्क्स पर, उस पर ज्यादा फोकस करना है। और डबल एफर्ट्स के साथ में उनके ऊपर, कोई बात नहीं, बंदा नहीं हो पाता, पहले में नहीं हो पाएगा, दूसरे में नहीं हो पाएगा, तीसरे में नहीं हो पाएगा, चौथे में, 5वें में तो हो गए होगा, मैं 5वें में हुआ हूँ, तो डबल, अगर बंदा हार गया तो डबल मेहनत के साथ में दोबारा उसमें उठना है। ये है सर। बिल्कुल सर। सर एक मुझे रिएक्शन बता दीजिए सर, जिस दिन आपको दिखा कि मेरा फाइनल जो है अभी सिलेक्शन हो गया है सर, तो उस दिन का क्या एक आपका एक रिएक्शन था सर? सर सर 1 अप्रैल 2021 का वो दिन मुझे याद है। सुबह से ही इंतजार था। सुबह से मतलब ये था कि हालांकि चलो मैं तो देखो सर इतना करके आया था, लेकिन रिजल्ट की भूख सबको होती है, मेरे को भी बड़ी भूख थी उस दिन। 1 अप्रैल को सुबह 8 बजे से लग रहा था, बस हाथ कांप रहे थे कि रिजल्ट आएगा, आज आएगा आएगा। और रिजल्ट आया शाम के टाइम जाकर के, रिजल्ट आया सर, लेट आया। जबकि आ जाता है तकरीबन 10 11 बजे के आसपास में। 1 अप्रैल को फिक्स आईबीपीएस का रिजल्ट आना है ना सर। मैं घर में था, और मेरे घर में माता जी आए हुए थे। गांव मेरे बगल में रहता है, 10 किलोमीटर, वहां से माता जी आए हुए थे। सर वो सीन, मतलब मैं आपको क्या बताऊं सर, बहुत तगड़ा रिएक्शन था सर। नहीं सर, सुन के बड़ी खुशी होगी सर, जरूर बताइए सर। बड़ी सर, बड़ी खुशी हुई सर। मतलब वो पल में सबके लिए होता है सर, हालांकि मेरे लिए भी था वो। जैसे मैं भी छोटा बच्चा हूँ, उसके माफिक मुझे भी बड़ी खुशी हुई सर। बड़ा अच्छा लगा सर। सबसे पहले भगवान को याद किया, फिर आपको याद किया, माता पिता को याद किया, सबको याद किया। अच्छा लगा सर। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। ये बहुत बहुत एक शानदार इंटरव्यू था सर, और मुझे लगता है जितने बच्चे आज सोहन सर को सुने होंगे बहुत मोटिवेट हुए होंगे, और जितनी सर ने स्ट्रेटेजी बताई है, जितने बच्चे हमें सुन रहे होंगे, 100% जो है वो सर का जो है वो मैसेज आपके 2024 के प्रिपरेशन में काम आएगा सर। बेस्ट विशेस अपनी तरफ से सर। 2024 में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या देंगे सर? सर मैं, जो 2024 में बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, डबल मेहनत करनी पड़ेगी, हार नहीं माननी है। उठो जागो, और जब तक मत सो, जब तक हार मत मानो, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मतलब बहुत धन्यवाद सर, सबसे पहले मैं आपसे करूंगा, आज आपने समय दिया। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर नॉर्मली घर 5 6 बजे आते हैं, लेकिन आज जब क्योंकि इंटरव्यू शेड्यूल था तो सर जो है वो समय से पहले ही आ गए, क्योंकि एक वो सर का बड़प्पन है ना, कि मैं सर ने अपना टाइम मैं दिया आया है। फिर जल्दी, एक्चुअली मैं इस 6 सवा 6 बजे आता हूँ, लेकिन मैं सोचा अर्पित सर ने अगर बोला है तो
मानना पड़ेगा गुरु का कहना। नहीं नहीं, ये सर का हमेशा से एक बड़प्पन रहा है और मैं हमेशा आभारी हूँ। मैं मुझे बहुत खुशी है आज अगर आप कोई मेरा मेरा मोबाइल जो है वो उठाए, उसमें कांटेक्ट लिस्ट देखे कि मेरे पास स्टूडेंट्स के कांटेक्ट्स कैसे हैं, तो अगर 100 कांटेक्ट्स हैं तो आप यकीन मानिए कि 90 कांटेक्ट्स जो हैं वो हमारे डिफेंस के सर लोगों से हैं। तो वो एक बिल्कुल। सर लोगों का बड़प्पन है। सर लोगों से मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ, इसलिए सर भी थोड़ा बहुत टाइम मुझे भी दे देते हैं। और इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगा सर का वंस अगेन। सो थैंक यू सर। सर, आपको वंस अगेन आपके सिलेक्शन की और उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं बच्चों से इस चीज का वादा करता हूं कि मैं सोहन सर से टाइम टाइम पे सर का समय लेता रहूंगा। और सर बिल्कुल की बिल्कुल। अलग अलग जो भी स्ट्रेटजीज रही हैं लाइफ की, है ना, चाहे सब्जेक्ट की हो जाए, लाइफ लॉन्ग मोटिवेशन हो जाए, या फिर बैंक का एक्सपीरियंस हो जाए, वो मैं टाइम टाइम पे सोहन सर से इंटरव्यू करके आपको एक्सपीरियंसेस जरूर बताऊंगा। सो वंस अगेन सोहन सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सो ये थे हमारे साथ सोहन सर, जिन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी हमसे शेयर करी। डिफेंस में होने के बाद 22 साल की सर्विस के बाद सर ने दोबारा अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट किया, जिसे हम लोग सेकंड इनिंग बोलते हैं डिफेंस के अंदर। और सर ने उसमें हार्ड वर्क दिखा के रात के 3 बजे तक मेहनत करके सुबह 5 बजे से वापस स्टडी को स्टार्ट करके 5वें अटेम्प्ट में सर ने अपना सिलेक्शन लिया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन है। नेक्स्ट सेशन में हम किसी और सोहन सर के साथ होंगे, उनके सक्सेस स्टोरी को प्रॉपर सुन रहे होंगे और वहां भी प्रॉपर मोटिवेट होने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।